मेहता जी जो इस मशीन के इन्वेंटर हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को 40,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजा था कि आप हमें अपनी ईवीएम मशीन दे दो, इसका कॉस्ट 40,000 रुपये। मैं उसके अंदर अपना प्रोग्राम डाल के इसके अंदर एक पक्ष के अंदर ज़्यादा वोट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चुनाव आयोग और ये जो बात है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो अपनी मशीन दे सकते हैं हमें, हम उनको करके दिखा सकते हैं। और लेकिन तरह तरह के उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि इस मशीन को खोला नहीं जाता, ये सब चीज़। देखिएगा, हर चुनाव के अंदर नगर निगम का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उसके अंदर चेहरे जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके चेहरे अलग होते हैं, और जो सिंबल होते हैं वो सिंबल मेन स्ट्रीम के तो सेम होते हैं, लेकिन बाकियों को सिंबल बाद में मिलते हैं, और जो वो होते हैं तो कुछ टेक्नीशियन मिलके उसके अंदर इनसाइड टेम्परिंग करके वो चीज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा, हर आदमी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप चला रहा है, सबको पता है जो भी इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करेगा वो कुछ भी कर सकता है। लोग जीमेल पर अपनी फ़ोटोएं रखते हैं, लोगों को अब ये भी पता है कि जीमेल आपके मोबाइल में भी कुछ रख सकता है, ये चीज़। मेरे पीछे आप जो बैनर देख रहे हैं वो तमाम सवाल खड़ा करते हैं इस देश के लोकतंत्र पे भी और डेमोक्रेसी पे भी। हालात चाहे जो हों, लेकिन जनता का एक सवाल है जो लगातार पिछले 14 साल से इस देश में पूछा जा रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए। इसलिए तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका डेमो भी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ईवीएम पर जो तमाम सवाल हैं उसको लेकर इस देश की जनता हो, विपक्षी नेता हो, तमाम लोग इस मुद्दे को पूरे देश में उठा रहे हैं। सर, क्या वजह है कि आप ईवीएम की मांग, ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं और वीवीपैट की बात करने लगे? देखिएगा जी, 2010 में हरिप्रसाद जी ने चुनाव आयोग की असली मशीन, जो असली ईवीएम होती है ना, उसको लेकर सहारा समय पर लाइव अपना प्रोग्राम डाल के इनसाइड टेम्परिंग करके मैनिपुलेट करके दिखाया था, लाइव दिखाया था सहारा समय पर। उसके बाद में कोर्ट को ये संज्ञान देना पड़ा था कि ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट मशीन भी रखी जाए, जिसमें आपने जिसको वोट दिया है वो पर्ची कट के गिरती हुई दिखे उसके अंदर। लेकिन 2017 में क्या किया, वीवीपैट मशीन के अंदर चुनाव आयोग ने ब्लैक ग्लास कर दिया, और लाइट सेंसर जिसकी अवधि पहले 15 सेकंड होती थी उसको घटा के 7 सेकंड कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि पर्ची मिलाकर भी आपके वोट मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसका मैं आपको यहाँ पर अभी लाइव डेमो दिखा के दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर कोई स्लिप नहीं है, आप देखिएगा इसमें कोई स्लिप नहीं है अभी, ठीक है। इसके अंदर 3 कैंडिडेट हैं, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। एप्पल को इनसाइड टेम्परिंग करके इसका प्रोग्राम सेट कर रखा है कि इसके पक्ष में करने हैं वोट। तो अभी जैसे कि हम वाटरमेलन को वोट देते हैं, तो ये मैंने वाटरमेलन को वोट दिया, ये आप देखिएगा लाइट जली और आपको वाटरमेलन दिखा इसके अंदर, ये लाइट जली वाटरमेलन दिखा आपको। अब ये लाइट हो गई बंद, ये लाइट हो गई अब बंद। अब ब्लैक ग्लास लगा, पीछे क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा ये चीज़ करी। अब जैसे कि घर परिवार के लोग होते हैं, उनका एक ही प्रत्याशी की तरफ जैसे कि मत होता है कि करते हैं, तो एक एक परिवार की तरफ देते हैं, तो हम दोबारा वाटरमेलन को वोट देते हैं। ये हमने वाटरमेलन पे क्लिक किया, ये अब लाइट जली और आप अंदर देख सकते हैं, आपको वाटरमेलन की पर्ची दिखी, ठीक है। तो अभी इसमें 2 वोट गए, 2 वोट किसको गए, वाटरमेलन को। और इसमें से जाहिर सी बात है 2 स्लिप आनी चाहिए और दोनों वाटरमेलन की आनी चाहिए, जो वो कहते हैं कि पर्ची मिला लो तो इसके। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कितनी पर्चियाँ आती है। अब आप इसके अंदर देखिएगा, ये आप देखिएगा, अब ये मैंने ये डोर ओपन किया, 2 पर्ची निकली, एक वाटरमेलन की निकली और एक एप्पल की। अब ये एक एप्पल की पर्ची कैसे आ गई, जो तो अभी आप देख सकते हैं एप्पल को वोट दिया नहीं था। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे ही पहले वोटर ने वाटरमेलन को वोट दिया तो लाइट जली, उसको वाटरमेलन की पर्ची दिखा दी, लाइट बंद हो गई, ब्लैक गिलासें आगे पीछे पता नहीं। दूसरा वोटर आया, जब उसने बटन दबाया तो लाइट जला के उसको वाटरमेलन की पर्ची दिखा दी, लेकिन उसको जो पर्ची दिखाई वो पहले वोटर की दिखाई,
क्योंकि क्या था, लाइट बंद हो गई थी, ब्लैक गिलास है तो पता नहीं चलता, तो उसको पहले वोटर की पर्ची दिखा दी। जैसे ही वो गया, लाइट बंद करके एप्पल छाप दिया और अब कहते हैं कि पर्ची मिला लो, अब आप इसमें पर्ची मिला लो। मतलब आपको पर्ची मिलाकर भी लेकिन आपके तमाम लोग तो कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। जी, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी नहीं की जा सकती। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। राहुल मेहता जी जो इस मशीन के इन्वेंटर हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को 40,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजा था कि आप हमें अपनी ईवीएम मशीन दे दो, इसका कॉस्ट 40,000 रुपये। मैं उसके अंदर अपना प्रोग्राम डाल के इसके अंदर एक पक्ष के अंदर ज़्यादा वोट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चुनाव आयोग और ये जो बात है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो अपनी मशीन दे सकते हैं हमें, हम उनको करके दिखा सकते हैं। और लेकिन तरह तरह के उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि इस मशीन को खोला नहीं जाता, ये सब चीज़। देखिएगा, हर चुनाव के अंदर, नगर निगम का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उसके अंदर चेहरे, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके चेहरे अलग होते हैं, और जो सिंबल होते हैं वो सिंबल मेन स्ट्रीम के तो सेम होते हैं, लेकिन बाकियों को सिंबल बाद में मिलते हैं, और जो वो होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं उनको भी सिंबल एंड में मिलते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें कुछ दिनों पहले उस मशीन के अंदर पूरी तरीके से लोडिंग करी जाती है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो चीज़ होती है। वो चीज़ कुछ दिन पहले होती है, तो कुछ टेक्नीशियन मिलके उसके अंदर इनसाइड टेम्परिंग करके वो चीज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा, हर आदमी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप चला रहा है, सबको पता है जो भी इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करेगा वो कुछ भी कर सकता है। लोग जीमेल पर अपनी फ़ोटोएं रखते हैं, लोगों को अब ये भी पता है कि जीमेल आपके मोबाइल में भी कुछ रख सकता है। ये चीज़ें कॉमन नॉलेज में। देखिए ईवीएम की किस तरीके से हेराफेरी की जाती है, इसका डेमो दिखाया गया था। क्या कह रहे हैं सर कि तमाम पार्टियां जब जीतती हैं तब कोई आपत्ति नहीं होती है, केंद्र में जो सरकार है वो अपनी सरकार बना रही है तो आपको दिक्कत है, ईवीएम का मुद्दा बना रहे हो, वीवीपैट का मुद्दा बना रहे हो, तमाम तरीके की शिकायतें आपकी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमारे लिए एक देश है, और देश के बाद हमारी अपनी जनता और उनका समुदाय है, और समुदाय के बाद ही कोई पार्टी आती है। तो मैं देश के पक्ष में हूँ, ना कि किसी पार्टी और किसी मशीनरी के पक्ष में हूँ। और रही बात हेरा फेरी की, तो हेरा फेरी एक मैनिपुलेशन जो है वो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आज हमने ईरान का सैटेलाइट ध्वस्त कर दिया, उसकी इंटरनेट हमने बंद कर दी, लेकिन फिर भी रसिया और चाइना जो है उसके सैटेलाइट से उसकी जियोग्राफी को वॉच कर रहे हैं, वॉर को कंट्रोल कर रहे हैं, और सारे मैसेजेस सारे दूसरे कंट्री को दिए जा रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी कांड हम कर सकते हैं, है ना, तो ईवीएम में छेड़छाड़ करना और ईवीएम का मुद्दा, है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है नहीं है जो इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और जैसे कि आप देखे होंगे 2014 की इलेक्शंस में केजरीवाल जब फाइट किए थे तो शायद कुछ वोटों से हार गए थे, या फिर कुछ उनकी बहुमत नहीं आई थी। लेकिन जब वही 1 महीना 2 महीने के बाद जो दूसरी बार इलेक्शन होती है तो उसमें बहुमत साबित होती है। उस दिन से वो चिल्ला करके पूरे देश को ये बता रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है ना। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, ये थोड़ी मशीन जिम्मेदार है। वो बात है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने कैसे इस मुद्दे को उठाया, है ना, कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, कुछ देखा होगा उन्होंने, कुछ सोचा होगा उन्होंने, है ना। जैसे हम एग्जिट पोल, जैसे एक बोलते हैं एक साइकोलॉजिकल, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, एक साइकोलॉजी में जानता हूँ कि यदि हम एग्जिट पोल के थ्रू यदि हम दिखा दें कि नहीं हमारी पार्टी जीत रही है, उसकी पार्टी जीत रही है, तो यदि इलेक्शन के पहले, मैंने इस पर एक कंट्रोवर्शियल एक पोस्ट भी किया था, और शायद मैं अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से भी, कि एग्जिट पोल भी कम से कम इलेक्शन के पहले नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। क्योंकि यदि हम एग्जिट पोल बढ़ती हुई चीज़ों को दिखा देंगे तो पब्लिक का एक मोटिवेशन उधर की तरफ जाता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों के खिलाफ हूँ। मीडिया सच्चाई दिखाए, बंगाल में जो हुआ, सरकार बहुमत से बनी, इस पे भी मीडिया आप सवाल उठा रहे हैं। मैडम, अभी मीडिया नहीं बताया था कि किसी पार्टी का जो है ना कुछ गाड़ी जो है ना पावर हाउस से पड़ी हुई मिली, है ना, जो शायद वहाँ पर मारपीट भी हुई, है ना, तृणमूल कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और अन्य ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई भी की नौबत आई। तो ये कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ, ये क्यों मारपीट हुई, आखिर वहाँ पर लोग कर क्या रहे थे? 15 साल से तानाशाही डिक्टेटरशिप थी, अब सनातन, अब राष्ट्रवादी पार्टी आई है ना। सनातनी तो मैं भी हूँ, सनातनी तो हमारे ईरान में रहने वाले और इराक में रहने वाले जो एसडी समुदाय के लोग हैं वो सनातनी हैं। जहाँ से हम आए हैं, मेसोपोटामिया से हम आए हैं,
है ना। इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो 40 करोड़ की जनसंख्या है ना, वो अपने आप को दूसरा धर्म की मानती है, जबकि वो भी सनातनी है। क्योंकि हमारी ओरिजिन मिसोपोटामिया से हुई, मिसोपोटामिया से हम हड़प्पा आए, हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो आए, मोहनजोदाड़ो से हम राष्ट्रवादी होते तो आप ईवीएम पर सवाल थोड़ी ना उठाते। मैडम, ईवीएम राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम एक मशीनरी है और मशीनरी पर हमेशा डाउट किया जाता है। जब तक डाउट नहीं करेंगे, जहाँ पर नल और कभी भी ऑल और नल हाइपोथेसिस नहीं हो गया, यदि होगा तो सब होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप इस हाइपोथेसिस को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर 1% भी एरर है तो उस एरर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे वहीं पर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और यदि कहीं पर इस तरह की बातें आती हैं तो सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, चुनाव आयोग को भी ध्यान रखना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए कि समय अवधि पूरा होने के पहले ही कोई पार्टी का कोई नेता जो आज के तिथि में विजेता होता है ना, पूरा रुख उसके विरुद्ध होता है, फिर भी वो जीत जाता है। डाउट होती है हमें, है ना। जब आपकी ही कोई मीडिया का कोई व्यक्ति, अभी मैं कुछ लोगों का नाम भी नहीं लूँगा यहाँ पे, है ना, एक बहुत बड़ा जो है ना प्राइवेट मीडिया कंपनी है, उन्होंने मुझसे रिग्रेट फील कराया मैंने उसको, है ना। उससे मुझसे माफ़ी भी मांगा कि 5 बजे हम इंटरव्यू नहीं के पहले 5 बजे के पहले हम किसी नेता का इंटरव्यू नहीं ले सकते। हम 5 बजे के, लेकिन उन्होंने 3:30-4 बजे के आसपास इंटरव्यू लिया था। और वो मुद्दे भी कौन से थे? इनके पास ना तो कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या इस देश की मीडिया भी सही से काम नहीं कर रही है? आप ईवीएम नहीं, लोकतंत्र भी कहीं डाउट होता है ना। आप किसी बड़े जो मीडिया है वो बड़ा लोगों को बुलाती है। जैसे मान लो सपोज करो साउथ दिल्ली से मैं भी था, मेरे साथ पहलवान जी थे, मेरे साथ रमेश बिदूरी जी थे, वो लोग मीडिया में जा करके बोलते हैं। हमें क्यों नहीं इन्वाइट किया? हमें क्यों नहीं कोई मीडिया ने इन्वाइट किया? हमें क्यों नहीं बुलाया? हमें क्यों नहीं आमंत्रण दिया? क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर किसी का अधिकार है कि अपनी बातों को वो अपनी स्टेज पर जाकर के बोले, है ना। आप हमें नहीं बुलाओगे, बाकी को बुलाओगे। आप अलग डायरेक्शन की बात करोगे, पूरा देश भगवा में हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे हो। आप अलग लकीर खींच रहे हो ना भाई। देखो, मैं तो भारत माता का जो शेर की सवारी है, सुनो, शेर की सवारी है। देखो मैडम, देखो, ये मेरी भारत माता की शेर की सवारी है ना। और भारत माता की शेर की सवारी जो जगत जननी है, उसको मैं गले में बांध कर घूमता हूँ। आप मुझे बताओ, जो हमारे देश की महिलाएं जो मांग में लगाती हैं, वो ये सुहाग चिन्ह लाल कलर का है, क्रांति का प्रतीक है, आप उसे कैसे दरकिनार कर सकते हो? क्या कह रहे हो? मीडिया को लेके कुछ कह रहे हो? बेस्ड है ही है। आप किसी भी चैनल पे जो आपको पता लग जाए किसके फेवर में बोलेगा, किसके अगेंस्ट में बोलेगा। ईमानदारी मीडिया ईमानदार से काम कर रही है। 14 के बाद तो ईमानदार हुआ है मीडिया। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप रिपब्लिक पे जाओ, वो कभी अगेंस्ट बोलेगा ही नहीं बीजेपी के। 8 चैनल ऐसे हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोलता। न्यूज़ 24 पे चैनल और पत्रकार भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। चैनल पत्रकार एक ही हुआ, वो अलग अलग थोड़ी है। पत्रकार से ही चैनल बना। मैं ये कह रहा हूँ, क्लियरली डिवाइडेड है चैनल। आप बिल्कुल बैस्ड है, बिल्कुल विचारधारा को लेकर के भी, पार्टी को भी लेकर के। आप, मैंने कहा ना, आप किसी भी चैनल पे ट्यून करो, जाओ, आपको पता लग जाए ये किसके फेवर में बोलेगा, किसके अगेंस्ट में बोलेगा। ईवीएम का मुद्दे को लेकर आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ज़्यादा ज्ञान नहीं ईवीएम के बारे में, ज़्यादा ज्ञान। ईवीएम पे कई चीज़ें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है। उसने, इलेक्शन कमीशन ने भी आके खुला चैलेंज किया कि आके देखो। जनता का सवाल है। सर क्या कह रहे थे? सरकार से मांग कर रहे हैं आप ईवीएम को लेके, क्या कहेंगे? मतलब आप जीतते हैं तब तो ठीक है, और दूसरी पार्टियां जीत रही है तो ईवीएम में गड़बड़ी। पूर्व में भाषण दिया, आप समझा नहीं। ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों के बारे में मैंने बोला। देखिए, हमारी ईवीएम और बैलेट पेपर कोई डिफरेंस नहीं है। आपने उचित, बिना भ्रष्टाचार दूर किए हुए ईमानदारी से चुनाव करा लीजिए। ईवीएम का जब शंका हुआ, उस समय हम लोग 14 के पहले, मैं और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम से गए थे। हमने कहा, अगर ईवीएम पर शंका कर रहा लोग, तो हमारा विकसित देश ईवीएम को छोड़ दिया, आप भी छोड़ दीजिए। तो बोले कि अगर छोड़ दें ईवीएम में प्रॉब्लम रहने के कारण, तो हमने कहा कि अगर जो बोर्ड देता है उसको एक ऐसा दे दीजिए वीवीपैट पैड, उसको पता चले कि हम शेयर पर बटन दाबे हैं, हम सेटिस्फाइड हो गए। तो कहे कि ठीक है, ये किया जाएगा। वो किया गया। जब बैलेट पेपर पर वोट हो रही थी, उस समय बिहार में भी जिन निकल रहा था, बक्सा से लालू जी का जिन निकलता था, वहाँ भी भ्रष्ट था, बैलेट पेपर पर भी भ्रष्ट था। और आज देश मजबूत हाथों में है, आप उस पर बात नहीं कर रहे, उसकी तारीफें नहीं कर रहे, ईवीएम चिल्ला रहे आप। एक मिनट, आप अच्छा सवाल पूछा, क्वेश्चन किया। देश मजबूत नहीं है,
देश विकसित भी नहीं है, देश विकासशील में भी नहीं है। आपको बताता हूँ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई लड़ा था, उसका यही सपना था कि आज़ादी का सभी के वर्गों को मिले, सब एक समान मिले। 14 में नेताजी नरेंद्र मोदी जी आए, अब बड़े बड़े डायलॉग के साथ आए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, मजदूरों का न्यूनतम वेतन देंगे, विद्यार्थियों के अच्छा शिक्षा देंगे, बुजुर्गों के अच्छा इलाज देंगे। 29 तक कर देंगे, भारत तो भगवा में बना रहे हैं। 29 तक तो आप कह रहे हैं, उस 47 में लेके चले गए, उस 47 में लेके चले गए। आप बोले कि हम विकसित करेंगे 47 में, 14 में भी बोले थे कि हम 19 में कर लेंगे, 14 में दिखाई नहीं दिया, 16 में दिखाई नहीं दिया, 18 में नहीं दिखाई दिया, 26 भी हो गया। जब काम नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे ही जीते रहे चुनाव। जीतने का 2 तरह का है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 14 में हम पेट्रोलियम पदार्थ की कम करेंगे, 64 से कम लाएंगे, डॉलर हम कम करेंगे, महंगाई पर विराम लगाएंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, लोकपाल विधेयक लाएंगे। आप लोग मोदी जी का विरोध करो, नकली हिंदू हो आप कट्टर हिंदू नहीं हो। क्योंकि आप जो मीडिया से हम सुन रहे हैं नकली और असली, मोदी जी हमको खाना पर ना बांट दिया, कपड़ा पर बांट दिया, धर्म के नाम पर बांट दिए, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, जो बटेगा सो कटेगा, इस तरीके का नारा लगा रहे हैं। नेता नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कह रहे हैं ना। किसका प्रयास हो रहा है? सबका प्रयास क्या कर रहे हैं? एक मजदूर का बेटा कहाँ पढ़ेगा? दिल्ली का नगर निगम स्कूल में। उसी मजदूर का बोर्ड सर्टिफिकेट लेकर एक विधायक बनता, उसका बेटा देहरादून के स्कूल में पढ़ेगा। कहाँ समान हुआ? समान हुआ? नहीं हुआ। एक न्यूनतम वेतन जो हम लोग मजदूर को दे रहे हैं 8,000 12,000, वो अपने बच्चा को क्या शिक्षा देगा? अपने बुजुर्ग का क्या इलाज कराएगा? अपने कितनों मोदी जी बंगाल जीत के हैं, खुशियां मनाइए ना, क्या ईवीएम चिल्ला रहे हो आप? 1 मिनट, बंगाल और बिहार जितना चुनाव जितना विकास नहीं होती है, चुनाव जितना विकास नहीं है। चुनाव जितने अगर विकास होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चुनाव जीते। चंद्रशेखर ईवीएम पर अगर शंका नहीं है तो देश का स्टेट पार्टी या सेंट्रल पार्टी, 1 मिनट, हाँ ईवीएम में गया, निर्वाचन आयोग इसके पहले गया। जो वीवीपैट लाया गया वो फॉरवर्ड ब्लॉक और चंद्रबाबू नायडू का देन है। हम लोग वीवीपैट लाया, लेकिन हम लोग क्या मांग है कि वीवीपैट से जो पोलिंग होता है उसको मिलान कीजिए। विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का सवाल हमेशा रहता है ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर। इस देश में चुनाव आयोग पर जो भरोसा था उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन हमें कोई डाउट नहीं है, निष्पक्ष ईमानदार चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव कराता है, ये सबको पता है। लेकिन जो जनता का सवाल है उसका तो जवाब एजेंसियों को देना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर की पर्चियों से उसका मिलान बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वोट का अधिकार लोकतंत्र की हिफाजत करता है। और वही सवाल जब एक बट्टा लगा दे लोकतंत्र पर, तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी जनता का जो शक का सवाल है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी धारा में सरकार बनते हुए भी शक जताने का प्रयास करता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।